पेज नंबर 350, एग्जाम्पल नंबर 41। एग्जाम्पल 41 है, इसमें वो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स dx, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास ये सब कुछ है ना, सब में इम्पोर्टेंट, सब में इम्पोर्टेंट। एक काम किया जा सकता है इसमें कि मैं दोनों को, मतलब मैं इसमें से रूट टेन एक्स कॉमन ले रहा हूँ, मैं रूट टेन एक्स कॉमन ले रहा हूँ। अच्छा, रूट टेन एक्स कॉमन लेने का मतलब क्या है, या कोई भी चीज़ जब हम कॉमन लेते हैं तो उसको कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि हम हर टर्म को उससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर रूट टेन एक्स कॉमन ले रहा हूँ तो मैंने क्या करा, मैं रूट कॉट एक्स को रूट टेन एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ प्लस रूट टेन एक्स को रूट टेन एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। उसको तो डायरेक्ट वन लिखते, वो तो डायरेक्ट वन हो जाता है ना, समझ रहे हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो वन हो गया। अच्छा, अब ये जो रूट टेन एक्स है ये न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, रूट कॉट एक्स। तो ये हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स, और फिर यहाँ पर ये रूट टेन एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, ये रूट कॉट एक्स तो था ही और ये ऊपर चला गया, ये भी रूट कॉट एक्स और प्लस वन और डी एक्स। रूट कॉट एक्स क्या हो गया, कॉट एक्स इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स और ये हो गया कॉट एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने इसमें ना सबसे पहले ये करके दिखा रखी है, ठीक। अब आप ये देखिएगा नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो रूट टेन एक्स है इसको कोई एक अलग वेरिएबल मान लीजिए। तो मैंने बोला लेट रूट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, रूट टेन एक्स को अलग एक वेरिएबल टी मान लिया। अब क्या होता है कि जब जब हम वेरिएबल यहाँ पर देख रहे थे क्या था, एक्स, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अंडर रूट, और जब अंडर रूट होता है उसका डिफरेंशियल करते हैं तो जैसे रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट टेन एक्स का क्या होगा 1/2 रूट टेन एक्स, ठीक है। और फिर टेन एक्स का फर्दर डिफरेंशियल एज पर चेन रूल, वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। सर tan x को t स्क्वायर ले लेते तो ज़्यादा इजी नहीं रहता? tan x को अगर टी स्क्वायर ले लेंगे, कहानी तो वही है, टी स्क्वायर लें। अगर मान लीजिए टी tan स्क्वायर, x को, रूट tan x को नहीं। तो एक ही तो बात है। सर यहाँ पे हमारा रूट tan x आ रहा है ना, जो हमारे ऊपर दिया नहीं हुआ है। अगर फिर हम सिर्फ t स्क्वायर लेंगे tan x को, तो सबसे पहली बात हमारा रूट कट जाएगा और t आ जाएगा इंटीग्रल में, और cot x को 1/tan लिख देंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाएगा। चलिए, मैं खुद ही भूल गया, रूट वाला टर्म जहाँ पर आए वहाँ पर स्क्वायर के ही बराबर ले लेना चाहिए। तो लिख लीजिए लेट tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर cos pi minus cos x ही होता है, cos pi minus x। cos पाई माइनस एक्स करके देख लो। मैं कंफ्यूज रहता हूँ तो मैं तो इनका सीधा फॉर्मूला ही लगाता हूँ, मैं तो यही लगाता हूँ ना, तो cos x ही cos 90 इंटू टू प्लस माइनस एक्स, 90 इंटू टू में जब कुछ ऐड करा तो थर्ड क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो tan पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव है ना, Minus cos और माइनस होता है, माइनस cos x होता है, cos x नहीं होता, माइनस cos x होता है। तो देखिएगा लेट tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर tan x को टी स्क्वायर माना तो यहाँ पर हमारे पास आ गया sec स्क्वायर x
और फिर टी स्क्वायर को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2t, यानी टी स्क्वायर का हो गया 2t, फिर t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि मेरे पास ये यहाँ पर कोई भी ऐसे sec स्क्वायर x वगैरह कोई टर्म है नहीं, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि जैसे ये sec स्क्वायर x हमारे पास आ गया, सुनो sec स्क्वायर x आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 + tan स्क्वायर x, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2t dt/dx। इस dx को इधर ले आओ, या tan x को हमने t स्क्वायर माना है तो ये क्या हो गया 1 + t⁴ इज इक्वल टू 2t dt/dx। dx को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, नहीं मतलब यहाँ पे cos x ही लिखा रखा है। कहाँ पर है cos, ये 40 कौन सा, अरे मैं 41 कर रहा हूँ, हाँ ये cos कहाँ है इसमें, कहीं भी नहीं है, कहाँ है? किधर है? किधर है? कुछ 44 नहीं बोल सर, रहे हो तुम? नहीं सर, आप पढ़ने के बोलो वो। हाँ अच्छा चलिए जी, तो ये हो गया 2t dt, और फिर ये dx को इधर ले आए, ये आ जाएगा 1 + t⁴, ये डिनोमिनेटर में आ गया इसको उससे थोड़ी मतलब वो 1 + t⁴, ये ऐसे आ गया। अब मैं इधर ये आगे कर रहा हूँ, ऐसे करते हैं ना तो हम इसको, अब अगर इसके अंदर माइनस आ जाए तो स्क्वायर होके पॉजिटिव। अरे cos स्क्वायर तो नहीं दे रखा जिस क्वेश्चन को तुम कर रहे cos हो, स्क्वायर हाँ तो फिर तो नेगेटिव खत्म हो ही जाएगा, माइनस cos x का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो खत्म, cos स्क्वायर x ही हो जाएगा फिर वो। चलो रुक जाओ, इधर आओ, पहले ये दोनों हो जाए क्वेश्चन। देखिएगा dx इज इक्वल टू इतना आ गया, अब रूट tan x, क्योंकि tan x t स्क्वायर है तो ये क्या हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर, और फिर cot x + 1, तो cot x + 1 का मतलब क्या है, cot x क्या है 1/tan x प्लस 1, और dx की जगह 2t dt/1 + 2t dt/1 + t⁴, 2t dt/1 + t⁴। अब टी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, t ब्रैकेट में 1/tan x, तो tan x क्या है यहाँ पर t स्क्वायर, तो 1/t² प्लस 1 2t dt/1 + t⁴। तो अब कहीं पर भी कोई अंडर रूट वाला टर्म नहीं बचा, इससे ये फायदा हो गया। अब देखिएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t + t 2t स्क्वायर अपॉन 1 + t⁴, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, dt I इज इक्वल टू 2 × 1 + t स्क्वायर अपॉन 1 + t⁴ और dt। यहाँ तक क्लियर है? एक खुल जाएगा। हाँ चलिए, अब यहाँ तक करने के बाद में फिर हम इसमें देखते हैं कि और इसमें क्या हो सकता है, 1 + t⁴ है ये, और ये हो गया 1 + t स्क्वायर, ठीक है, तो t स्क्वायर प्लस 1। चलिए एक काम कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दें, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें ना 1 + t⁴ लेकिन नहीं दे रखा लगेगा। है, हाँ तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगने में दिक्कत होगी। सर यहाँ तो मैंने तो डायरेक्ट डिवाइड कर दिया लॉन्ग डिवीजन से। हाँ वो देखता हूँ, लॉन्ग डिवीजन लेकिन लॉन्ग डिवीजन तो तब करता है जब न्यूमरेटर बढ़ाओ डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर में कर देना 1/ उसमें आ जाएगा a + x² के फॉर्म में। t स्क्वायर प्लस 1/t⁴ प्लस 1 आया तो यही है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने t स्क्वायर कॉमन लिया है ऊपर भी और नीचे भी, याद रखना पड़ेगा भाई ये वाला लॉजिक। 2 निकालो कॉमन, और फिर क्या करा कि इसको पहले ऐसे लिख दिया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t⁴ प्लस 1 और dt। फिर इन्होंने क्या करा कि न्यूमरेटर में t स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ,
तो इन्होंने क्या करा है कि टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो टी स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब क्या है, टी स्क्वायर से डिवाइड करना। तो यहाँ टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर ही कॉमन ले लिया तो 1, और 1 में से टी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया। अपॉन इधर भी टी स्क्वायर कॉमन लिया डिनोमिनेटर में, तो टी की पावर 4 में से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो टी स्क्वायर बचा, और यहाँ पर हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये करा है इन्होंने। अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं इसमें कि टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर ये हमारे पास आया, फिर इन्होंने डिनोमिनेटर में बनाया है इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए बस +2 और -2 करना पड़ेगा। देखो कैसे, आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में तो ऐसे ही छोड़ दो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, इसको लिखो टी का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखो 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, मतलब क्या हो गया, 2 ही तो हो गया इसका मतलब, है ना। तो आपने 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मैंने दिखाने के लिए लिखा है बस, ठीक। तो अब और इधर है डी टी, आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टी माइनस 1 अपॉन टी, और अगर टी प्लस 1 अपॉन टी लेंगे तो इधर ऐसे करना पड़ेगा, टी माइनस लूँ या प्लस लूँ, सर माइनस वाला रुको अभी बताते हैं, माइनस भी लिया तो क्यों लिया, खुलेगा बिल्कुल ना, ठीक है, माइनस लेंगे जी, यहाँ माइनस लो और इधर प्लस कर दो। वो वाला खुल सकता है ना माइनस। अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट, कि ऐसा करा क्यों है। यहाँ पर लिख दीजिए बेटा, ये हो गया टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 2, ठीक है। ऐसा इस वजह से लिया है क्योंकि हम क्या करेंगे, हम टी माइनस 1 अपॉन टी को कोई नया वेरिएबल मान लेंगे, तो टी का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है, और जब 1 अपॉन टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, लेकिन जब माइनस 1 अपॉन टी को करेंगे तो प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, तो इस वजह से नीचे टी माइनस 1 अपॉन टी बनाया है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप ये करिए कि लेट टी माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल मान लीजिए भाई, लेकिन था तो यहाँ पर टी, तो डिफरेंशिएट दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में करूँगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन टी का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई को भी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, ये हो गया बेटा, ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी वाई, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ये वैल्यू आ गई डी वाई के इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी वाई, तो डी वाई अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी क्या हो गया वाई, तो वाई का स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करो कि अब इसको 2 को 2 ना लिखकर √2 का स्क्वायर लिख दो, तो मेरे पास क्या हो गया, अब ये हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई, जिसको हम क्या बोलेंगे 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, बस यहाँ कर रहा हूँ। क्या इसकी तुम्हारी, तो I इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पर अब √2, तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ पर अब वेरिएबल तो y है, तो tan इनवर्स y अपॉन √2, y अपॉन √2, ये हो गया। इससे इसको काट दिया तो क्या बचा √2, तो I इज इक्वल टू, अच्छा प्लस c क्योंकि इंडेफिनिट है, तो √2 tan इनवर्स, अब y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू है t माइनस 1 अपॉन टी, टी माइनस 1 अपॉन टी अपॉन √2 प्लस c, फिर t की वैल्यू डालिए, तो i इज इक्वल टू, टी को क्या लिया था
हमने tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिया था, तो इसका मतलब t क्या है, रूट tan x, रूट टू tan तो 1 इनवर्स। बाय रूट tan x हमारा cot x रूट cot x होगा ना? हाँ, तो ये हो गया रूट tan x माइनस 1 अपॉन रूट tan x अपॉन रूट टू और प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करिए, i इज इक्वल टू tan x रूट minus टू root tan x. tan इनवर्स रूट tan x इंटू रूट tan x क्या हो गया, tan x माइनस 1 अपॉन रूट tan x अपॉन रूट टू प्लस सी। अब इस रूट tan x को चाहे तो रूट cot x लिख दो, तो i इज इक्वल टू रूट टू tan इनवर्स tan x माइनस 1 इंटू रूट tan x, नो सॉरी रूट cot x और अपॉन रूट टू प्लस सी। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। इन्होंने tan x माइनस 1 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो रूट टू tan x लिख दिया या रूट cot x ऐसे लिख दो, दोनों तरीके से आंसर सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के स्टेप्स याद कर लेना, इस क्वेश्चन के स्टेप्स याद कर लेना। हमेशा एक दो क्वेश्चन हर जगह ऐसे होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर फर्स्ट टाइम आप करने बैठोगे ना तो एकदम से तो दिमाग में नहीं आएगा, और कोई भी बच्चा अगर एकदम से इसको देखकर करना शुरू कर देता है, दैट मीन्स उसने एक बार, दो बार, तीन बार उसको प्रैक्टिस कर रखा है। तो ये क्वेश्चन अलग है, तो इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, 41 के बाद कौन सा बोला था, 42 या 3? 43. 3 43 देखते हैं। 43 अगेन ये जो है आपका क्वेश्चन, ये मॉडुलस वाला है। सर इसमें लिमिट कैसे डिवाइड होंगे समझ ही नहीं आ रहा। देख रहा हूँ अभी मैं, इसमें इन्होंने -1 से 1 करा है, फिर 1 से 3 अपॉन 2 करा है, और फिर करा है इन्होंने -1 से 1 और 1 से 3 अपॉन 2। अच्छा, सर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, देखते हैं। देखिए जी, क्या करा है इसमें, एग्जांपल नंबर 43 देखिए। में इन्होंने बोला कि इंटीग्रल -1 से 3/2 i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन है -1 से 3/2 मॉड x साइन पाई x मॉड x साइन पाई x dx, मॉडुलस ऑफ x साइन पाई x dx, ये है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना होगा इसमें। जब भी कभी मॉडुलस वाला फंक्शन आता है तो मैं मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूँ। कैसे निकालते हैं कि हम अंदर वाला जो टर्म है इसको 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि x इंटू साइन पाई एक्स इज इक्वल टू, हमने 0 के इक्वल रख दिया, x इंटू साइन पाई एक्स हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि हम ये कहेंगे कि या तो x 0 के इक्वल है और या फिर साइन पाई x 0 के इक्वल है, इन दोनों में से कोई एक बात है। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और साइन पाई x इज इक्वल टू 0। देखिए, अगर x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी तो वो 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। अब मैं -1 से लेकर प्लस के 3/2 तक, -1 से प्लस के 3/2 तक की बात करता हूँ। तो जरा देखिएगा इसमें, सर 0 तो इन दोनों के बीच में लाई करता है।
वही बता रहा हूँ। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, इधर ले लीजिए -1, इधर ले लीजिए +1 और इधर ले लो 1.5, मतलब 3/2 का मतलब 1.5। तो यहाँ पर हमें ये मालूम है कि जो साइन है, अब जैसे ये साइन पाई एक्स है, साइन पाई एक्स आपका -1 से 1 ही जाएगा। भाई साइन के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, साइन थीटा जो है वो -1 और 1 के बीच में ही वेरी करता है। तो अब मैं ये देखूंगा कि x या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, हमने मान लिया चलिए x इज इक्वल टू 0 बीच में लाई करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि sin पाई x इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमेशा यही करा जाता है कि जो भी टर्म आपका मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है, मॉडुलस में क्रिटिकल पॉइंट जरूर निकालना है, और मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको 0 के बराबर आपको रख देना है, ठीक है। तो sin पाई x इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से हम ये कहेंगे कि जब भी हमारे पास एक ना क्या बताऊँ आपको, लास्ट ईयर जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो सिलेबस में से आपके हट गया था। देखिए एक ऐसा होता है कि जब भी कभी एक रूल होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका जो इससे जो थीटा की वैल्यू निकलती है वो थीटा की वैल्यू निकल कर आती है बेटा n पाई। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पोर्शन था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू n पाई के बराबर होती है थीटा की वैल्यू। तो जब यहाँ पर अब मेरे लिए थीटा क्या है, पाई एक्स ही तो है, तो साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मैं ये कहूँगा कि पाई एक्स इज इक्वल टू n पाई, पाई एक्स इज इक्वल टू n पाई। अब क्या होगा कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा x इज इक्वल टू n हो गया, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि n क्या है, हमें तो नहीं पता ये n क्या है, तो हम ये कहते हैं यहाँ पर कि वेयर n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, कोई पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक। नेगेटिव में भी हम उसको ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी हम उसको ले सकते हैं, मतलब प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए, -1 0 1 2 3 इस तरीके की वैल्यू आनी चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि x की वैल्यू मैं इस पूरी रेंज में -1 से लेकर और 1.5 तक मैं x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ। मैं x की वैल्यू यहाँ पर, एक तो x की वैल्यू 0 थी, अब जब sin पाई x को मैं 0 बोल रहा हूँ तो उसके लिए हम x की 0 के बाद अगली वैल्यू क्या ले सकते हैं, -1 तो है, -1 पर भी ये 0 ही आएगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1, x को हम 1 बोल सकते हैं, ठीक है, x को हम 1 बोल सकते हैं। अच्छा तो अब हमने क्या करा, x को 1 क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि n 1 है। मैं जैसे ये होता है ना, जैसे मान लीजिए अब ना नॉर्मल बात करते हैं, जैसे मान लीजिए sin थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो उसका रिजल्ट जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई का मतलब ये है कि n पाई है, तो जब n 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई पाई, जब n 2 है तो थीटा की वैल्यू हो गई 2 पाई, जब n 3 है तो थीटा की वैल्यू 3 पाई हो गई, एंड लाइक दिस, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि n बिलोंगिंग टू z, तो z का मतलब तो इंटीजर है ना, तो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 0 है तो हमारा थीटा 0 आ जाएगा, फिर वैसे ही फॉर्म हो जाएगा। 1 मिनट वेट करिए। कल भी तुम्हारी क्लास में हुआ था ना, पता नहीं क्या है, हर क्लास में आता है एक फोन, n इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, और तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये जितनी भी वैल्यूज है ना, जैसे थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो साइन 0 क्या होगा 0, साइन पाई क्या होगा 0, साइन 2 पाई वो भी 0, साइन 3 पाई वो भी 0। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर है तो थीटा क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ये वो चीज़ है। किसी भी पाई के मल्टीपल पे वो 0 है, हाँ, पाई के सारे मल्टीपल्स पर वो 0 होता है, पाई के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीग्रल मतलब इंटीजर होने चाहिए।
ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ से जीरो, तो देखो x की वैल्यू होगी ही, अगर x की वैल्यू जीरो लेंगे तो ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं और x की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 लेंगे तो वो हमारी रेंज से बाहर निकल जाएगा, हमें तो जाना ही 1.5 तक है। तो इसका मतलब हमारा जो एक क्रिटिकल पॉइंट बीच में लाई करता है वो 1 लाई करता है और दूसरा लाई करता है 0। समझ गए? यस। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि देयर कैन बी टू क्रिटिकल पॉइंट्स, देयर कैन बी टू क्रिटिकल पॉइंट्स 0 and 1। 0 और 1 दोनों पे ही 0 आएगा साइन। हाँ हाँ, दोनों पर साइन 0 आएगा। मैं अभी कुछ और समझाना चाह रहा हूँ इसमें, मैं ये मिटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये जो मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं 0 और 1 जो मैंने लिख दिया, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब अगर ये फंक्शन है हमारे पास, सिंस fx इज इक्वल टू मॉड x साइन पाई x, ये है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम ये कहते हैं सिंस mod x is equal to minus x when x is less than 0 and plus x when x is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, therefore mod x sin pi x is equal to minus x sin pi x, minus x sin pi x, नीचे लिखा हूँ इसको, दिखाई मिलेगा, माइनस एक्स साइन पाई एक्स व्हेन एक्स साइन पाई एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस का एक्स साइन पाई एक्स व्हेन एक्स साइन पाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करना होता है ऐसे में क्या करना होता है कि आप ना एक काम करके देख लेंगे। कि कायदे से ये है, अब मैं वो 0 से छोटा कहाँ होगा, 0 से बड़ा कहाँ होगा, वो कैसे देखूंगा? तो वहाँ काम आएंगे ये क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं वापस से ये बना लूँगा, यहाँ पर मेरे पास हो गया -1, यहाँ पर मेरे पास हो गया +1, इधर हो गया 1.5 और इधर हो गया बीच में 0। तो 0 पर एक मार्क लगाओ, एक 1 पर मार्क लगाओ, ये हमारे हो गए 0 और 1 क्रिटिकल पॉइंट। -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो आप x की -1 और 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 0 से जस्ट छोटा कुछ ऐसा लेता हूँ जिससे हमें थोड़ा सा आसानी हो। तो 0 से छोटा अगर इधर चलेंगे तो मैं ले रहा हूँ -1/2। ठीक है, हम ये कहते हैं लेट x इज इक्वल टू, इस काम को रफ में करके देख लेना, लेट x इज इक्वल टू -1/2। अगर x की वैल्यू क्या हो गई -1/2, तो हमारा x साइन पाई x क्या होगा? मैं पता क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि -1 और 0 के बीच में जो फंक्शन है ना x साइन पाई x, वो 0 से छोटा आता है या बड़ा आता है, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ। तो -0 से छोटा मैंने वैल्यू ले ली, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 साइन पाई इंटू -1/2। तो -1/2 और साइन -90, तो साइन जब -θ होता है क्या हो गया, साइन -π/2, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो प्लस का 1/2 साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, तो ये हो गया प्लस का 1/2। तो -1 से 0 के बीच में हमको ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, -1 और 0 के बीच में हमको जो ये फंक्शन है पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, अगर फंक्शन नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव मतलब अगर लेस देन 0 होता है तो उसके आगे आपको माइनस साइन लगाना होता है।
उसके आगे आपको माइनस साइन लगाना होता है। तो अब मैंने -1 से 0 के बीच में चेक कर लिया, अब मैं अगला चेक करूंगा 0 से 1 के बीच में, फिर चेक करूंगा 1 और 1.5 के बीच में। सर वो वाली नेगेटिव होगी, वो वाली पॉजिटिव तो होगी। देख तो लेने दो जरा। 0 से 1, तो 0 से 1 में मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, चलो हम ले लेते हैं 1/2। तो लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1/2, ठीक है। तो अब क्या होगा, x साइन पाई x इज इक्वल टू प्लस का 1/2 साइन पाई इंटू प्लस का 1/2। क्या हुआ, ये भी प्लस का 1/2 आ गया, क्या? ये भी प्लस का 1/2 आ गया, समझ गए? ठीक, तो ये भी प्लस का 1/2 आ गया। इस वजह से इन्होंने ये 0 गायब कर दिया। पहला जो इन्होंने करा है वो सीधा सीधा -1 से 1 करा है, समझ गए मेरी बात? फंक्शन यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो इसका मतलब ये जो 0 क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट को गायब कर दो। जब क्रिटिकल पॉइंट पर साइन ही चेंज नहीं हो रहे कि इधर माइनस हो और इधर प्लस हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा -1 से पूरा +1 तक वो सब जगह पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा हमारा फंक्शन x साइन पाई x। ये क्लियर? ठीक है। अब जरा देखते हैं 1 से 1.5 भी। ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो वो एक बार देख लेना। और इसमें क्या होगा, लेट, और अगर वो भी पॉजिटिव है तो फिर कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो मॉड हटाकर सीधा पॉजिटिव डालो। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन माइनस से लेकर और यहाँ 1.5 तक पूरा का पूरा पॉजिटिव है। अब मैं कह देता हूँ लेट x इज इक्वल टू 1 से जरा सी बड़ी वैल्यू ले लो कोई। 3/2 ही ले लेता हूँ। 3/2 तो हाँ 3/2 ली जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल वहीं की वैल्यू है वो, तो वहाँ तक तो हम जा सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 3/2। तो अब चेक करो x साइन पाई x, तो ये हो गया 3/2 साइन 3π/2 साइन 3π/2 -1 होता है, तो -3/2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर 1 से 1.5 के बीच में वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी। ठीक, तो इसलिए कायदे से अगर हमने देखा तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट तो 2 आ रहे थे, 0 और 1। क्रिटिकल पॉइंट हमेशा ये कॉर्नर वाली वैल्यू नहीं ली जाती, बीच की वैल्यू ली जाती है। तो क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे 2 आ रहे थे, लेकिन 0 लेने का कोई फायदा तो नहीं है ना। ठीक, यहाँ से यहाँ तक भी मेरे को प्लस x साइन पाई बाई एक्स साइन पाई x लेना है, और 0 से 1 भी मेरे को ये पॉजिटिव वाला x साइन पाई x ही लेना है। ठीक, यहाँ पर कर रहा हूँ आगे मैं। अरे सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। ये बाकी बच्चे बता नहीं रहे। उत्कर्ष का कोई जवाब नहीं आ रहा उधर से। वो तो शादी में गया हुआ है। अरे शादी में कहाँ गया भाई? ये रहा उत्कर्ष। पता नहीं वहीं से कर रहा होगा क्लास। उत्कर्ष कुछ बोल ही नहीं रहा। चावल दाल खा के। अरे भाई उत्कर्ष यस सर। है? कैसे डांस करते करते? यही सर माइक ऑन नहीं है। ओहो। क्या? यही सर माइक ऑन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, नहीं वो तिवारी बोल रहा था कि सो थकान तो हो माइक गई। ऑन होता नहीं ना, तो तुरंत थोड़ा उठना पड़ता है उसको। चलिए, तो आई क्या हो गया? आई हो गया इंटीग्रेशन -1 से +1। -1 से +1 हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, तो x साइन पाई x लेंगे। x साइन पाई x dx, ठीक है। और फिर 1 से लेकर 3/2। अब यहाँ पर क्या होगा, -x साइन पाई x। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से 1 से 1.5 तक वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आगे एक माइनस और लगा दिया। ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है ना, लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो -x साइन पाई x। ठीक, चलो जी, अब क्या करेंगे? x साइन पाई x को कैसे करूँगा? बाय पार्ट्स। बाई पार्ट्स। चलिए, ये कितना तो होगा ना सर? अब ये बाई पार्ट्स से हो जाएगा। ये तो एल्जेब्रिक हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। फर्स्ट फंक्शन। So I is equal to integration -1 to 1 x sin pi x dx, और फिर माइनस का साइन लगाइए, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 3/2 x sin pi x x sin pi x dx, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है, इस पहले वाले को बोल दो I1, और जो दूसरे वाला है, दूसरे वाले को बोल दो फंक्शन I2। तो सेम ही है, लिमिट। बस, तो मैं क्या करूँगा, मैं बस I1 जो है, I1 मेरे को निकालना है, मतलब मैं बस एक बार उसको करूँगा कैलकुलेट, और फिर उसको I1 और I2 में अलग अलग डाल दूंगा। इधर वाला बता। इधर वाला
तो अब मुझे बस इंटीग्रेशन इसका करना है, इंटीग्रेशन x साइन पाई x। जब इसको करेंगे तो I8 के हिसाब से इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट हो गया, एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब साइन पाई x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक कर्ली ब्रैकेट लगाइए, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब साइन पाई x dx, कर्ली ब्रैकेट बंद करके एक dx और लगाओ, तो ये पूरा इसका बाई पार्ट्स हुआ। तो x और साइन पाई x का क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई, पाई x को फर्दर डिफरेंशिएट करके जो आएगा उसको डिवाइड में ले जाता है, माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई, फिर माइनस हो गया, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x तो हो गया 1, और इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई और dx। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई को बाहर निकाल लो, ये हो गया माइनस x कॉस पाई x अपॉन पाई माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन पाई बोलिए, बल्कि पाई को निकाल लो बाहर, कॉस पाई x dx माइनस x कॉस पाई x अपॉन पाई और प्लस 1 अपॉन पाई कॉस पाई x का इंटीग्रल साइन पाई x अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा माइनस x कॉस पाई x अपॉन पाई प्लस साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो अब इनको इसमें डालेंगे, जो हमारा इंटीग्रल है उस इंटीग्रल में डालकर लिमिट्स जो है वो लिमिट्स डाली जाएंगी। तो इस तरफ से कर रहा हूँ उसको मैं, देखिए तो यहाँ पर हमारा I1, पहले I1 निकाल लो। I1 क्या होगा कि ये जो सॉल्व करके आया है इसमें लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट +1, तो माइनस एक्स कॉस पाई x अपॉन पाई कैंसिल होगा। प्लस साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर -1 से +1। तो पहले अपर लिमिट +1 डालिए, तो माइनस तो अपनी जगह ही, x की जगह 1 कॉस पाई अपॉन पाई प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ये तो हो गया +1 वाला केस, माइनस अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब x की जगह -1 डालना है, तो माइनस ऑफ -1 कॉस माइनस पाई अपॉन पाई और प्लस साइन माइनस पाई अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और -1 इंटू -1 हो गया +1, तो 1 अपॉन पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस कॉस माइनस पाई, माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, कॉस पाई हो गया -1 और ये है +1। ठीक है, तो -1 अपॉन पाई, साइन माइनस पाई बाहर माइनस आ जाएगा तो माइनस साइन पाई वैसे भी 0, तो ये आपका -0, 1 अपॉन पाई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पाई, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन पाई। ये वैल्यू तो आ गई, I1 की वैल्यू तो आ गई 2 अपॉन पाई। उसके बाद वैल्यू निकालना I2 की, तो I2 की वैल्यू निकालने में फिर वही कि अब अपर लिमिट डालनी पड़ेगी 3/2 और लोअर लिमिट डालनी पड़ेगी 1। I2 is equal to minus x cos pi x upon pi plus sin pi x upon pi square, lower limit 1 और upper limit 3/2।
तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, अपर लिमिट का x की जगह 3/2, तो -3/2, यहाँ पाई भी लिख दो, और x की जगह 3/2, तो ये हो गया cos 3π/2, ठीक है, प्लस 1/π² को अलग लिखो, और ये हो गया sin 3π/2। ठीक है, उसके बाद ये इधर वाला मिटा दूं, ये ब्रैकेट बंद करिए, ये तो हुआ, अच्छा ये तो हुआ था आपका अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। सर 1 की तो हमने पहले निकाल रखी है, 1 का हमने पहले निकाल रखा है, कितना आया था, -1/π 1/π आया था, है फिर ना, आ सकते हैं। -1/π ही लिख दो वापस, सर वो 1/π है। 1/π लिख दीजिए, और ये बंद करो इसको। अब देखिए cos 3π/2 जो है वो 0 होता है, cos π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0, sin 3π/2 होता है -1, तो ये हमारे पास आ गया 0 प्लस -1/π² -1/π, तो ये आ गया -1/π² -1/π, ये आ गया I2, और था क्या, I = I1 - I2, I = ये I1 था और ये था -I2, I1 - I2, I1 कितना आया 2/π, -I2 कितना -1/π² -1/π, माइनस माइनस प्लस 2/π प्लस 1/π 3/π 3/π प्लस 1/π², देखना ठीक है क्या आंसर, 3/π प्लस 1/π², ये है जिसका आंसर, ठीक है। चलो जी तुम्हारा रह गया 44, चलिए 44 अगली बार बताता हूँ। बाकी मिसलेनियस का ना एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना, सारे क्वेश्चन जो हैं देखिए टाइम तो लगेगा लेकिन एक बार कर लेना इनको ठीक से। चलिए जी अगली क्लास में देखते हैं। हाँ एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास बताओ, रखूँगा तो 10 बजे रखूँगा, बता दूँगा। सर हाँ tan π भी 0 ही होता है।